नमस्कार दोस्तों, मैं संत विजय प्रजापति आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसवी क्लासेस ढोलापार में। दोस्तों, आज पढ़ा जाएगा वर्णमाला। अरे वर्णमाला आपके जीवन का है माला, तैयार हो जाइए इस माला के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं वर्णमाला के लिए। वर्णमाला में दोस्तों आज प्रारंभ करेंगे वर्णमाला। पहले यह जानेंगे हम वर्ण क्या होते हैं। वर्णमाला तो पढ़ना है, हम जानेंगे वर्ण क्या होते हैं। दोस्तों वर्ण का पता करेंगे, वर्ण क्या होते हैं। दोस्तों वर्ण को जानेंगे, वर्ण क्या होता है ना। तो देखिए दोस्तों, वर्ण आपको दिख रहा होगा, बढ़िया सा अक्षर सा लिखा हुआ। तो वर्ण क्या होता है, क्योंकि कोई भी प्रारंभ होता है वर्ण से, तो हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो मुख से बोलते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, वही वर्ण कहलाते हैं। तो मुख से निकलने वाली मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसलिए इसे अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई कहते हैं। इसलिए इसे अभिव्यक्ति क्या कहते हैं? न्यूनतम इकाई कहते हैं। तो भाषा अभिव्यक्त की क्या होती है? न्यूनतम इकाई। भाषा अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई, भाषा अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वह क्या होती है दोस्तों? तो वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है। आ गया? माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे छोटी इकाई कोई होती नहीं है। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, क र ख कुछ भी, तो किसी भी भाषा का हो सकता है। अपनी अपनी भाषा का वर्ण होता है, तो हिंदी भाषा का भी वर्ण है। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों एक प्रश्न आता है परीक्षा में, इसी से भरा हुआ एक प्रश्न आता है, लघुत्तम वाक्य ध्वनि। एक आता है लघुत्तम वाक्य ध्वनि। परिभाषा है संस्कृत में, वाक्य ध्वनि को क्या कहते हैं? तो सबसे लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे लघुत्तम वाक्य ध्वनि क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। यह आता है आपके एग्जाम में। अब दोस्तों पूछता है मौखिक इकाई क्या है और लिखित इकाई क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भाषा की मौखिक न्यूनतम इकाई, मौखिक न्यूनतम इकाई पूछता है दोस्तों। मौखिक न्यूनतम इकाई पूछता है। कहता है मौखिक मतलब बोलने पर कौन सी न्यूनतम इकाई है और लिखने की न्यूनतम इकाई कौन है? तो आपको यह भी जानना जरूरी है। तो बोलने की न्यूनतम इकाई जो है उसे कहा जाता है दोस्तों ध्वनि, यानी जो मुख से निकलेगी, जिसे लिखा नहीं गया है, वही कहलाएगी न्यूनतम इकाई। और जब बोलने के बाद लिखने की बात आएगी, तो भाषा की लिखित न्यूनतम इकाई क्या होगी? तो भाषा की लिखित न्यूनतम इकाई क्या होगी दोस्तों? याद रखिएगा, न्यूनतम इकाई तो यह हो जाएगी। लिखने पर आप क्या लिखते हैं? तो कहते हैं दोस्तों वर्ण लिखते हैं, अ लिखते हैं,
आ लिखते हैं तो हमारा नाम हो जाता है वर्ण। यानी जब हम लिख देते हैं तो उसे वर्ण कहा जाता है, और जब तक हम मुख से बोलते हैं, नहीं लिखते हैं कोई चीज वर्ण को, तो उसे ध्वनि कहते हैं। इसीलिए मौखिक वाई ध्वनि है और लिखित न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण है। अब दोस्तों आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि अगर परीक्षा में सर जी पूछ दे कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है, तो ध्यान रखिए भाषा की न्यूनतम इकाई या भाषा की मूल इकाई की बात करेगा तो वह ध्वनि होगी। ऑप्शन में ध्वनि दे सकता है, ऑप्शन में वर्ण दे सकता है, ऑप्शन में अक्षर भी दे सकता है। तो तीनों में से कोई एक देगा तो आप लगा दीजिएगा जो देगा उसको। अगर तीनों ऑप्शन में आ जाएगा, कहेंगे ध्वनि भी दे देगा और वर्ण भी दे दे और साथ ही साथ अक्षर भी दे दे, तो हम किसको लगाएंगे? तो ध्वनि वर्ण अक्षर तीनों दिया तो आप ध्वनि को लगाइएगा। अगर ध्वनि नहीं रहेगा, अक्षर और वर्ण रहेगा तो वर्ण को लगाइएगा। अगर वर्ण भी नहीं रहेगा, केवल अक्षर दिया होगा तो अक्षर को लगाइएगा। भाषा अव्यक्त की न्यूनतम इकाई। अब दोस्तों एक बात और फंसती है, यहाँ पर पूछ देता है भाषा की शाब्दिक न्यूनतम इकाई या भाषा की इकाई क्या होती है? तो भाषा की इकाई शब्द होती है दोस्तों। भाषा की इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। याद रखिएगा, लिख देते हैं भाषा की इकाई। पूछता है भाषा की इकाई या सबसे छोटी इकाई पूछता है, तभी याद रखिएगा दोस्तों शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है भाषा की छोटी इकाई। अगर सबसे सूक्ष्मतम पूछा कि भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है या मूल इकाई क्या होती है, तो आप ध्वनि लगाइएगा। केवल भाषा की इकाई पूछेगा तो क्या लगाइएगा? शब्द लगाइएगा। या छोटी इकाई पूछेगा तब भी शब्द लगाइएगा। ऑप्शन में दिया भी रहेगा, चिंता मत करिएगा। यहां तक आएगा। अब दोस्तों वर्णों के इस समूह को, वर्णों का जब समूह बना तो वर्णों के इस समूह को वर्णमाला कहा गया। वर्णों का जो समूह बना लिखने के लिए, जब हमारे व्याकरण शास्त्री उसे बना रहे थे, लिख रहे थे, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा गया। तो नोट में लिखिएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा गया। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा गया? तो वर्णमाला कहा गया। दोस्तों एक बात आती है वर्णमालाएं, तो वर्णमालाएं कभी भी मत लिखिएगा। वर्णमालाएं मतलब भाषा होता है दोस्तों। क्या होता है? भाषा। जैसे लिख देते हैं लोग वर्णमालाएं, लिखते हैं वर्णमालाएं। वर्णमालाएं का मतलब होता है भाषा। इसके मान ले वर्णमाला नहीं होता है, यह आपका है भाषा। तो कभी गलती से मत लिखिएगा वर्णमालाएं, वर्णमाला का बहुवचन नहीं है दोस्तों, याद रहेगा। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा। यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको हमने बता दिया। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब वर्णमाला पे चलते बात करते हैं। तो वर्णमाला पे जैसे ही पूछे तो वर्णमाला के ध्वनि के रूप में देखेंगे। वर्णमाला के ध्वनि के रूप में यानी पढ़ने के रूप में देखेंगे। तो वर्णमाला पढ़ने के रूप में दो प्रकार के होते हैं। पूछता है वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? कंफ्यूजन में आप पड़े रहते हैं। तो याद रखिए वर्णमाला के मूल रूप से दो ही भेद होते हैं, एक ठे स्वर एक ठे व्यंजन। एक स्वर एक व्यंजन पढ़ने के दृष्टि से होता है, अपने अस्तित्व के दृष्टि से होता है। तो इसके मूल भेद जो होते हैं वर्णमाला के वह दो ही होते हैं। मूल भेद याद रखिएगा दोस्तों, यह दो ही होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता आपका दोस्तों तो व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है दोस्तों। स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर को कहा जाता है अच और हल को कहा जाता है, सॉरी व्यंजन को कहा जाता है हल।
स्वर को कहा जाता है दोस्तों अच, और व्यंजन को कहा जाता है हल। क्या कहते हैं दोस्तों? हल कहते हैं, इसे अच कहते हैं। स्वर जो होते हैं हमारे में वही कितना होते हैं? 11 होते हैं। कितना होते हैं? 11 वर्ड होते हैं। और व्यंजन जो टोटल होते हैं, कुल की बात करेंगे, कुल टोटल व्यंजन जो होते हैं वह 39 होते हैं। कितने होते हैं? कुल टोटल व्यंजन 39 होते हैं दोस्तों। अब वर्णमाला के कुल अक्षर की बात करेंगे या कुल वर्ण की बात करेंगे, तो कुल वर्ण दोस्तों होते हैं, कुल वर्ण होते हैं आपके 52। कुल वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 52। अब आपके मन में चल रहा होगा, आपके मन में चल रहा होगा जब 52 होते हैं तो यह 2 कहां चले गए? क्योंकि 39 और 11 तो 50 ही हूं, तो 2 कहां चले गए? 2 भी सर बता दीजिए क्या होते हैं? तो 2 होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन, उसी को कहा जाता है उच्छिष्ट व्यंजन। द्विगुण और क्या होते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, वह 2 अलग से होते हैं, तो हम 2 अलग से यही लिख देते हैं। 2 व्यंजन होते हैं आपके, जो 2 होते हैं, 2 व्यंजन जो 2 होते हैं वह होते हैं उच्छिष्ट, उत्क्षिप्त होते हैं, या उसी को कहा जाता उत्क्षिप्त होते हैं। 2 आपके उत्क्षिप्त होते हैं, और या तो इसी को द्विगुण कहते हैं, द्विगुण कहा जाता है। यह 2 व्यंजन और होते हैं, वह 2 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ड, एक होता है ढ। ये 2 आपके होते हैं। तो वर्णमाला कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 52 होते हैं। 52 में आप देखेंगे स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 39, जिसे हल भी कहते हैं। और 39 और 11 मिलके तो कहेंगे सर जी 50 हुआ। दूठे कहाँ गुम हो गए? तो 2 गुम हो गए आपके, अयोगवा होते हैं। न तो यह स्वर होते हैं, न तो यह व्यंजन होते हैं, परंतु वर्णमाला में रखे जाते हैं। इन्हीं अयोगवा को नपुंसक भी कहते हैं, इन्हीं अयोगवा को नपुंसक भी कहते हैं, इन्हीं अयोगवा को नपुंसक भी कहा जाता है। तो यह हो गए मूल रूप से वर्णमाला को 2 रूपों में बांटा गया, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर क्या है? तो स्वर को कहा जाता है जिन वर्णों को पढ़ने के लिए किसी और अक्षरों की आवश्यकता, वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से पढ़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से पढ़े जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से पढ़े जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पढ़े जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पढ़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर कहते हैं। आज जो वर्ण स्वरों की सहायता से पढ़े जाते हैं, स्वरों की सहायता से पढ़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। आया दोस्तों? बहुत अच्छे तरीके से। अब स्वर की बात करेंगे, तो स्वर को भी बांटा गया 3 रूपों में। मुख्य रूप से स्वर को कितने रूपों में बांटा गया? तो 3 रूपों में बांटा गया, लेकिन अलग अलग होता है काल के अनुसार, यानी काल क्रम के अनुसार, या मात्रा के आधार पर, और फिर उत्पत्ति के आधार पर भी बांटा गया। तो 2 रूपों में बांटा गया। तो काल क्रम या के आधार पर भी आपको बांटा गया, तो 3 था, एक मात्रिक, 2 मात्रिक और त्रिमात्रिक था। मात्रा के आधार पर भी बांटा गया
और उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया तो दो रूपों में बांटा गया। तो इसको भी पढ़ लेंगे हम। तो मुख्य रूप से तीन में बांटा गया। एक था आपका ह्रस्व स्वर था, एक था आपका दीर्घ स्वर था, एक आपका था तो प्लुत स्वर था, प्लुत स्वर था। तो तीन रूपों में बांट दिया गया स्वर को। ह्रस्व मतलब छोटा, सबसे कम। तो जिन स्वरों को पढ़ने में सबसे कम समय लगे, जल्दी से पढ़ा जा सके, उसे ह्रस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। जिन वर्णों को पढ़ने में सबसे कम समय लगे, जिस तरह से अ है, ई है, ऊ है और री है, पढ़ते हैं अ ई उ री, अ ई उ री, जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसलिए इसे ह्रस्व कहते हैं। और इसको पढ़ने में कम समय लगता है, इसलिए क्या करते हैं, इसे ह्रस्व कहते हैं। अगर इसकी मात्राएं एक होती हैं, इसलिए इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो एक मात्रिक भी कहते हैं। यही है, मात्रा के आधार पर भी यहाँ समाप्त कर देंगे दोस्तों। मात्रा के आधार पर भी तीन, या काल क्रम के आधार पर, या काल के आधार पर मतलब समय के आधार पर, तो समय के आधार पर भी तीन हो जाएंगे आपके। देखिए दोस्तों, अब एक मात्रिक हो गया, इन्हीं को कहा जाता है मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। अगर पूछे मूल स्वर कितने, तो आप बताइएगा तीन। मूल स्वर कितने? चार। मूल स्वर कितने, तो आप बताएंगे चार होते हैं। कुल स्वर पूछेगा तो बताएंगे 11 होते हैं। स्वरों को कितने भेद में बांटा गया, तो आप बताएंगे तीन रूप में। स्वरों को तीन रूप में। आगे दोस्तों, दीर्घ है। दीर्घ का मतलब क्या था कि जो ह्रस्व से दोगुना समय लिए पढ़ने, ह्रस्व वर्ण से दोगुना समय पढ़ने में ले, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। जैसे आ और ई, ऊ, ए, ओ, और साथ ही साथ क्या होगा? औ। यह क्या दोस्तों है? तो दीर्घ है। तो दीर्घ कितने हुए? तो 7 हो गए। दीर्घ कितने हो गए? तो 7 हो गए। इन 7 को दीर्घ इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी मात्रा 2 थी। 2 मात्रा थी। आप कहेंगे कैसे? अरे आ में हर जगह होता है, जैसे अ तो हर जगह होता, क में अ, और जबकि आ में 2, ई, जैसे ऐ में देखिए 2, औ में 2, आओ में 2, ओ में 2, एक डंडी एक ऊपर वाली, एक डंडी एक ऊपर वाली, 2 हुआ ना। तो इसलिए क्या हो गया आपका? द्विमात्रिक। तो ये 2 मात्रा वाला था, इसे कहा जाता है द्विमात्रिक। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। अब यह द्विमात्रिक इसलिए कहलाता है, एक और बता देते हैं द्विमात्रिक, इसी को संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। तो संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि संधि में जब आप पढ़ेंगे तो अ और अ मिलकर आ और आ मिलकर आ, यह मिलेंगे आपके दीर्घ स्वर संधि में। और उसी के बाद अगर जाएंगे ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ में मिलेंगे, और ए और ओ में जाएंगे यह गुण में मिलेंगे, ऐ और अ मिलेंगे आपको वृद्धि में मिलेंगे। इसलिए संधि में प्रयोग होते हैं, या संधि इन्हीं से बनती है, इसलिए इसे संधि स्वर भी कहते हैं। कितना जबरदस्त है। पुलुत स्वर दोस्तों, पुलुत छिपा रहा माना नहीं, इसका वर्णमाला में तो जगह नहीं है, परंतु हमें पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है? ह्रस्व से 3 गुना समय लेता है पढ़ने में। ह्रस्व से
3 गुना समय, कितना गुना? 3 गुना समय लेता है। जैसे ओम नमः शिवाय, तो आप कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम ऐसा लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा, या ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय होता है, ओम जो होता है ओम से, यह क्या है? तो प्लुत स्वर है, जो अब तो प्रयोग कम होता है, लेकिन अब भी संस्कृत में इसका प्रयोग बहुतायत होता है। आप किसी आरती को पढ़िए, उसमें होता है, पंडित जी पूजा करते हैं, क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय। बिरहा गाने वाले, संगीत गाने वाले इन स्वरों का प्रयोग करते हैं, करते हैं ना। तो ये जब हम दीर्घ स्वर यानी 3 गुना स्वर प्रयोग करते हैं, किसका? ह्रस्व का, तो वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। नहीं रहते हुए भी हम प्लुत स्वर का प्रयोग, इसीलिए इसे त्रैमात्रिक भी कहा जाता है दोस्तों, त्रैमात्रिक भी कहते हैं। यह त्रैमात्रिक है, यानी 3 मात्रा इसमें होती है, इसलिए इसे त्रैमात्रिक कहते हैं। तो दोस्तों अब बताइए, मात्रा के आधार पर या काल के आधार पर कोई पूछ देगा तो आप बता देंगे ना कितने प्रकार? 3। मात्रा या काल क्रम के आधार पर कितने होंगे? तो 3 होते हैं। कितने स्वर के भेद होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों, जान गए? क्या भूलेंगे? यही होता, अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, हम एक साथ आपको पढ़ा दिए। मात्रा के आधार पर 3, काल मतलब वही पढ़े हैं, पढ़ने के आधार पर, समय के आधार पर। तो किसी में समय कम, जो सबसे कम उसे ह्रस्व, जिससे ह्रस्व से 2 गुना उसे दीर्घ, और जिसमें 3 गुना उसे प्लुत कहते हैं। ये काल के आधार पर हो गए और मात्रा के आधार पर हो गए। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, नहीं है दोस्तों? इसमें नहीं होगा, काल क्रम देता है या काल मान देता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब दोस्तों हमें आगे पढ़ना है, स्वर के ही भेद को पढ़ेंगे अभी। एक कहता है उत्पत्ति के आधार पर, दोस्तों यही हम समाप्त करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कहता है, उत्पत्ति के आधार पर केवल इन्हीं दोनों को माना गया दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर कहता है तो केवल इन्हीं दोनों को माना गया दोस्तों। किससे लिख दे? चलिए इससे लिख देते हैं, केवल इन दोनों को माना गया। उत्पत्ति के आधार पर कहा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को माना कितना भेद? तो 2 भेद। कितना भेद माना दोस्तों? तो 2 भेद माना, ह्रस्व को और दीर्घ को उत्पत्ति के आधार पर माना 2। ह्रस्व को मूल स्वर भी कहते हैं, तो मूल स्वर होते हैं 4। टोटल कितने होते हैं? तो 11। केवल इन्हीं दोनों स्वरों को कहा जाता है टोटल स्वर। गिनने की बात आएगी तो गिनिएगा, यह जो स्वर दिख रहे हैं, यह जो स्वर दिख रहे हैं, ये टोटल स्वरों की संख्या है। 7 4 11। तो कह दीजिएगा, दीर्घ में 7 है और ह्रस्व में 4 है, तो टोटल 11 स्वर है। प्लुत को लेकर 12 है। कुछ वैज्ञानिकों कह रहे हैं, कुछ व्याकरणिकों ने क्या कहा, हिंदी व्याकरण लोगों ने, कि एक लृ होता है, क्या होता है? लृ, और एक होता है री। अब इनका प्रयोग नहीं हिंदी में होता है, संस्कृत में भले ही होता है। तो लृ को जोड़कर बोले 13 होते हैं और री को जोड़कर बोले 14 होते हैं। तो अब इनका प्रयोग होता नहीं है दोस्तों, इनको हमें नहीं पढ़ना है, इसका प्रयोग नहीं होता है। यह आपको स्वर में आ गया, स्वर में कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह गया होगा। अब आपके मन में आएगा, सर जी स्वर में उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर हम बता देंगे स्वरों के प्रकार को, है। अब आपके मन में आया होगा कि सर जी उच्चारण स्थान के बाद उनका प्रयोग के आधार पर भी होता है, प्रयोग के आधार पर भी बता देंगे। तो अभी नहीं, फिलहाल इसको एक साथ, क्योंकि व्यंजन भी पढ़ लेंगे ना, तो व्यंजन को एक साथ जब पढ़ा जाएगा तो आसान होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, लिंक होता है दोनों।
जब दोनों लिंक होता तो आसानी होती पढ़ने में, हम वही बता देंगे। अलग पढ़ाएंगे फिर अलग पढ़ाएंगे तो फिर मतलब नहीं होता है, आपको रट्टा मारना होता, समझ नहीं होती है, इसलिए रट्टा मत मारिए, हम समझ कर देंगे, है ना। देखिए दोस्तों, आपका हो क्या गया, व्यंजन हो गया। चलिए व्यंजन पढ़ते हैं, चलिए व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। तो व्यंजन के भेद पढ़ते हैं हम, सॉरी व्यंजन आ गए हम व्यंजन पे। तो व्यंजन के भेद पर चले आते हैं। दोस्तों एक चीज छूट गया आपका, एक चीज छूट गया, स्वर आते हैं, स्वर में एक देता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर भी होता है, हम यही लिख देते हैं, संयुक्त स्वर होता भी है, एक संयुक्त स्वर भी होता है। दोस्तों संयुक्त स्वर होता है जिसमें संयुक्त स्वर में आपके आ जाते हैं संयुक्त स्वर का, लिख देते हैं दोस्तों, ए होता है, संयुक्त स्वर में अ होता है, संयुक्त स्वर में ओ होता है और संयुक्त स्वर अ होता है। दोस्तों यह चार होते हैं। संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त मतलब होता है दो स्वरों से मिलकर बना, जो दो स्वरों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, जो दो स्वरों को मिलकर बने। तो यह निकला है दीर्घ से, यह दीर्घ का ही पार्ट है दोस्तों, संयुक्त स्वर में आ गया है। जैसे ए बना है अ, या तो आ के बाद इसमें ई आएगा, कौनो ई आएगा, अ और आ के बाद क्या आएगा, कोई भी ई आएगा, तो बनेगा क्या, तो यह बन जाएगा आपका एक। अ जो बनेगा वह अ या आ के बाद, अ या आ के बाद आएगा आपका ए आएगा, और अ जो बनेगा, ओ जो बनेगा, यह बनेगा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद आपका उ आएगा, आपका क्या आएगा, उ, कोई उ आएगा, या बड़ा उ आएगा या छोटा उ आएगा, दोनों में से कोई आएगा, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और औ जो आपका रह जाता है औ, तो यह औ बनता है आपका, इसमें अ आएगा, या तो पहले आ सकता है, बाद में ओ आएगा, या तो अ भी आ सकता है। दोस्तों हमने लिखा नहीं है, वो भी आ सकता है, ध्यान रखिए। ए बनेगा जिसमें पहले अ और ई कोई भी होगी, जरूर बनेगा ए, ध्यान रखिए। ई एक छोटका भाई, एक बड़का भाई, तो चाहे छोटका आई चाहे बड़का आई, जैसे समझिए बात को। अब कभी जाते हैं शादी विवाह पड़ता है, तो मामा जी आते हैं आपके, तो एक रस्म होता है इमली घुटाना। तो चाहे छोटका, अगर आपके माता जी के दो भाई अर्थात आपके दो मामा हैं, एक छोटे एक बड़े, तो चाहे छोटे मामा आएंगे इमली घुटाएंगे, चाहे बड़े मामा इमली घुटाएंगे, तो रस्म तो वही न होगा इमली घुटाने का, इमली खिलाने का ही जो एक रस्म होता है। तो वही चीजें यहाँ पर भी लागू होती है कि चाहे छोटी ही आएगी चाहे बड़ी ही आएगी, बनेगा तो ए ही, आय नहीं बनेगा। गलती से आप कह देते ई और बड़ी ई जो कहते हैं, अ और ई मिलकर बड़ी आय बन जाता है, नहीं, आय बनेगा तो ए के साथ बनेगा, अ और ए मिलकर बनाएंगे आय, या तो आ और ए मिलकर बनाएंगे। उसी प्रकार अ और आ भी सब समान जैसे हैं, तो अ आए चाहे आ आया, बनेगा तो जिसके साथ ई के साथ आएगा ते ही बनेगा। उसी प्रकार ओ भी है, अ के साथ उ आएगा तो ओ ही बनेगा, औ कभी नहीं बनेगा। औ बनने के लिए ओ आना पड़ेगा उसके साथ, तो औ से मिलकर, ओ से मिलकर बना है औ। ये संयुक्त स्वर हो गए। तो इनमें से ये जो चार हैं यह संयुक्त स्वर हैं। मूल दीर्घ स्वर की बात करेगा तो आप जवाब दीजिएगा, मूल दीर्घ स्वर कितने होंगे, तो 3 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर पूछता है तो 3 होते हैं, और टोटल स्वर पूछता है तो, सॉरी दीर्घ स्वर पूछता है तो 7 होते हैं। यह याद रखिएगा, जबरदस्त है आपका। अब बात करेंगे हम व्यंजन पर, बाकी बात बाद में करते हैं, व्यंजन पे बात करते हैं। तो व्यंजन को अगर बांटा जाए
तो देखिए व्यंजन को बांट देते हैं, ये मुख्य रूप से व्यंजन आपके बढ़ जाएंगे। व्यंजन को बांटते हैं, पहले व्यंजन जान लेते हैं क्या होते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो कुल व्यंजन होते हैं 39, कुल व्यंजनों की संख्या 39, लेकिन इसमें से मूल व्यंजन जो होते हैं, मूल व्यंजन तो वह होते हैं 33। मूल व्यंजन होते हैं कितने? 33 होते हैं, याद रखिए। तो व्यंजन के भेद की बात करें तो 3 भेदों में बांटा जाता है मुख्य रूप से, और कुल 4 भेदों में। व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भेदों में, कुल 4 भेदों में बांटा जाता है। क्योंकि मूल व्यंजन को बांटा जाता है तो आपका स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होता है। इसके बाद आपका स्पर्शी व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, और ऊष्म व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन के बाद क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 4 भेदों में बांटा जाता है व्यंजन को। बांटने के तरीके को कितने भी तरीके बता डालें, लेकिन बांटना है तो अपने आप से बांट लीजिएगा, दूसरे के बांटने पर मत जाइएगा। क्योंकि कोई 4 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, अपने तरीके से बांटिए ना जी। हम बांटते हैं, देखिएगा। मूल होते हैं 33, इसमें जो मूल भेद है उसके 3 ही है। इसके मूल भेद जो है वो कितने हैं? तो ये 3 ही क्या है? मूल भेद है, 3 मूल भेद। हम मूल भेदों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर संयुक्त व्यंजन बता देंगे। तो जो स्पर्शी व्यंजन को पहले हम पढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजन का मतलब है जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो वर्ण जो होते हैं, जो वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण, वह हमारे मुख के अंदर, ये मुख जो दिख रहा है इसके अंदर ओठ सहित कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्पर्शी व्यंजन। हमारे मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करते जो वर्ण है, इसलिए उसे स्पर्शी व्यंजन कहा गया। तो इस स्पर्शी व्यंजन में शुरू होता है क वर्ग। क वर्ग इसलिए नाम पड़ा, किसी भी घर में नाम जिसका पड़ता है तो जो बड़ा होता है वही पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे, आपके मम्मी पापा या गांव घर में किसी के भी मम्मी पापा को देखेंगे, जब तक उनके पास कोई संतान नहीं होती है तब तक वह या तो अपने पत्नी का नाम लेकर बुलाते हैं, या पत्नी उनको नाम लेकर या कोई अन्य वर्णों से बुलाती है। लेकिन जैसे उनके पास कोई संतान हो जाती है, बड़ा वाला लड़का या लड़की जन्म ले ली, तो जैसे उसका नाम रखेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए उसका नाम रख दिए निरहु, तो कहेंगे, मम्मी उसकी कहेंगे निरहु के पापा कहाँ गई ना, और उसके पापा कहेंगे निरहु को मम्मी कहाँ गई। तो नाम किससे पड़ा उसका? तो उस बड़े लड़के के नाम पर पड़ा, पहले लड़के के नाम पर पड़ा। तो वही यहाँ पर भी है, जिस वर्ग में जाएंगे उस वर्ग के पहले अक्षर के नाम पर उस वर्ग का नाम पड़ गया। इस क वर्ग है, इसमें क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है और अंगा होता है। आगे दोस्तों फिर से थोड़ा सा शार्ट लिख दें क्योंकि उधर कुछ लिखना होगा हमें। इसमें क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है और अंगा होता है। आया दोस्तों? जब इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ कर देखिए दोस्तों, आपके गले में से आवाज आती होगी। आप पूरा पढ़िए, क आपके केवल गले से आवाज आती है और कहीं स्पर्श नहीं होता है। पढ़िए, क, ख, ग, घ, अंगा। तो आपके केवल गले से आवाज आ रही है, गले से आवाज आ रही है, कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया?
कंठ भी पड़ गया, इसलिए इसे कंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कंठ भी कहते हैं। यानी कंठ वर्ग कौन है? व्यंजन। तो क ख ग घ अंगना हो गया। अब इसके बाद दूसरा आपका आता है च वर्ग आता है। च वर्ग आता है। च वर्ग में आपका है च, छ, ज, छ, इना। इसमें दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों? जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी जीभ ऊपर वाले तलवे को स्पर्श करती है। पढ़िए, च, छ, ज, झ, इया। तो आप देख पा रहे हैं आपकी जीभ ऊपर वाले तलवे को स्पर्श करती है, इसलिए जब तलवा हो गया तो तलवे से तालु, तो तलवे से क्या हो गया? तालु, इसलिए इसे तालु या तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तालु या तालव्य कहते हैं। तालव्य कहते हैं या तालु कहते हैं। तालव्य या तालु कहते हैं। इसके बाद आपका आता है ट वर्ग। क्या आता है दोस्तों? ट वर्ग आता है, जिसमें आपका ट, ठीक ना, फिर ठ, फिर ड, फिर ढ, फिर अड़ा। अब जब इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे ही पढ़ते हैं तो हमारी जीभ मुड़ जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा मुर्धा। पढ़िए, ट, ठ, ड, ढ, अड़। जीभ मुड़ रही है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मुर्धा पड़ गया। जिभिया मुड़ल तो मुर्धा, जिभिया तालु में सटे तो तालव्य। जब आवाज आए गले से तो कंठ। अब आगे चलेंगे तो एक होता है त वर्ग। तो त वर्ग होता है तो इसमें त आता है, थ आता है, द आता है, ध होता है और न होता है। जब इसको पढ़ते हैं तो हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है। पढ़िए, त, थ, द, ध, न। तो आपकी जीभ दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दांत से दंत। इसका नाम क्या पड़ गया? दांत से दंत। अब इसके बाद आता है प वर्ग। क्या आता है? तो प वर्ग क्या होता है दोस्तों? प वर्ग। तो प वर्ग में आपका आ गया प, फ, ब, भ, म। यह होता है प वर्ग। क्या होता है दोस्तों? प वर्ग होता है। अब प वर्ग, आप छोटे बालक को अक्सर के दुलारे होते हैं तो क्या जाते हैं आप? कहते हैं बाबू पप्पी दे रहा। तो छोटा बालक क्या करता है? अपने दोनों होठों को सटा कर कहता प, प नहीं करता है तो पप्पी देता है। छोटा बालक बहुत दुलारे होते हैं, प्यार से पप्पी देता है ना। तो दोनों ओर क्या होता है? प से पप्पी। पप्पी में क्या होता है? दोनों ओर सट जाते हैं। दोनों क्या होते हैं? सट जाते हैं। इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे, दोनों ओर सट जाएंगे। प, फ, ब, भ, म। दोनों ओर सट रहे हैं ना, दोनों ओर सट रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ओष्ठ। क्या पड़ गया? ओष्ठ या ओष्ठ्य। समझ में आ गया? तो यह आपके नाम पड़े थे किससे? जब स्पर्श कर रहे थे तब से। तो यह कुल स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे दोस्तों। कुल स्पर्शी व्यंजन तो आपको दिख रहा होगा 25। कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? तो 25 हो गए। 5 वर्ग है तो 25। और देखिए 5 वर्गों में आप देख पा रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम में भी 5 वर्ग,